हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशन टाइमलेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू शानवांग एफएफ लेके आई हूँ और यह एक ओमेगा वर्स स्टोरी है जिसमें कि अल्फा है हमारा विभूषण और ओमेगा हमारा प्यारा लानवांग जी। और इस स्टोरी का नाम है द एम्प्रेस ऑफ यिलिंग लाओजू। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी लाइन के बारे में बताती हूँ। इस स्टोरी में 2 कल्टीवेशन वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं वो कल्टीवेशन वर्ल्ड जिसमें कि लोग वाइट एनर्जी यूज़ करते हैं, जिसमें आता है हमारे वो सभी क्लान्स जो कि अपने अनटेड में देखे हैं, यानी कि लन क्लान, जिन क्लान, मो क्लान, शू क्लान, जंग क्लान और नी क्लान, ये सभी। और इन क्लान में ऐसा होता है कि इन क्लान के तो अपने अपने क्लान लीडर्स होते हैं, उनके साथ ही इन सब को देखने वाला एक सुपीरियर क्लान लीडर होता है जो कि फिलहाल तो वैन रुआन है, यानी कि वैन क्लान का क्लान लीडर। इस सुपीरियर क्लान लीडर का काम यह है कि वो जितने भी बाकी क्लान्स हैं उनके बीच में एक हारमोनी बना के रखेगा, मतलब तालमेल बना के रखेगा, और साथ ही साथ सभी क्लान्स को एक साथ उन्नति के लिए मीन सभी क्लान्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना सिखाएगा, क्या करना है सब कुछ। और एक और मेन है कि कोई भी क्लान, चाहे छोटा हो या बड़ा क्लान, उनको अगर अपने क्लान में कुछ भी बड़ा काम करना हो तो सुपीरियर क्लान लीडर को इन्फॉर्म होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। तो अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ क्लान्स के बारे में। यानी कि सबसे मेन टॉप पे तो अभी वैन क्लान है, सेकंड पे है जिन क्लान, थर्ड पे है नी क्लान, फोर्थ पे है जंग क्लान, और उसके बाद मो क्लान, शू क्लान, ये सब है। और लास्ट में है लान क्लान। लान क्लान पहले तो बहुत ही ज़्यादा रिच था और उसी का जो क्लान लीडर था वो था सुपीरियर क्लान लीडर, यानी कि लैन चिंगे जिनके जो फादर हुआ करते थे, यानी कि लानवांग जी और लैन चिंगे के जो फादर के फादर यानी कि ग्रैंड फादर जो हुआ करते थे उस टाइम पे। लेकिन लैन चिंगे जिनके टाइम पे कुछ ऐसा स्कैंडल हो गया जिसकी वजह से कि लान क्लान का पूरा नामो निशान मिट गया। उस पर कई सारे एलिगेशन लगे जिस कारण से लैन चिंगन जिनको उनके जो सुपीरियर क्लान लीडर का पोस्ट था उसे हटा दिया, और साथ ही साथ बहुत सारी जितनी भी सुविधाएं हमें इस क्लान के अंडर में होने से मिलती थी वो सभी हटा दी गई, जिस कारण से लान क्लान अब बहुत ही छोटा रह गया है और दूसरे क्लान उनकी बिल्कुल हेल्प नहीं करते। इवन कि वहाँ के ना ओमेगास की ना अल्फास की किसी भी तरह की उनकी इज्जत नहीं, एक टाइप मानो कोई उनको वैल्यू नहीं देता, कोई उसको समझते नहीं कि भाई ये भी कोई क्लान है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कल्टीवेशन वर्ल्ड। अब आती है बारी सेकंड कल्टीवेशन वर्ल्ड, यानी कि डेमोनिक कल्टीवेशन वर्ल्ड, जहाँ पे लोग डेमोनिक पावर्स या फिर यूँ कहें ब्लैक मैजिक यूज़ करते हैं। लेकिन ये लोग जो अपनी डेमोनिक पावर है उसका मिसयूज़ नहीं करते, वो लोगों को ना हार्म पहुँचाते हैं ना कुछ। और यहाँ का जो डेमोन किंग है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके पास अपार शक्तियाँ हैं जिसका कि शायद हमारे जो ये फर्स्ट कल्टीवेशन वर्ल्ड है उनको पता भी नहीं है। वो लोग नहीं जानते कि डेमोनिक वर्ल्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है। मीन्स इन दोनों क्लान, ये जो कल्टीवेशन वर्ल्ड्स है, इन्होंने कभी एक दूसरे को नहीं देखा है। मे बी शायद डेमोन जो कल्टीवेशन वर्ड है उन्होंने देखा हो, बट ये जो नॉर्मल कल्टीवेशन वर्ड है उन्होंने कभी नहीं देखा, क्योंकि उनका आने जाने का रास्ता किसी को नहीं पता। वो ये भी नहीं जानते कि जो डेमोन वर्ल्ड के लोग हैं वो कैसे दिखते हैं, वहाँ पे कैसा है खाना पीना रहना सब कुछ। लेकिन स्टिल वाइट एनर्जी यूज़ करने वाले कल्टीवेशन वर्ड है वो चाहते हैं कि उनके जितने भी ओमेगा बच्चे हैं वो डेमोन किंग से ही शादी करें, क्योंकि यार पैसा तो सबको चाहिए, रुतबा, पैसा, रुतबा, नाम, सब कुछ। इसी कारण से वो हर दिन या हर महीने कोई ना कोई कल्टीवेशन वर्ड से डेमोन किंग के लिए रिश्ता जाता ही रहता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक किसी का भी रिश्ता एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अब मैं स्टोरी की इन्फॉर्मेशन को यहीं पे ख़त्म करते हुए सीधा हमारे स्टोरी लाइन पे आती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं एक किंग जो कि अपने कक्ष में यानी कि रूम में बैठा हुआ है। हम देखते हैं उसकी जो मदर है वो अंदर एंटर करती है उसके रूम में और कहती है, बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम शादी कर लो, तुम्हारे फादर तो वैसे ही पहले से नहीं हैं इस दुनिया में, मुझे लगता है तुमने अगर शादी नहीं की तो मैं भी तुम्हें बहुत जल्द छोड़ के चली जाऊंगी इस दुनिया से। तो वो किंग कहता है, माँ आप हमेशा मेरे पीछे पड़ जाती हो शादी के लिए, मैंने कहा है ना कि मुझे जब मेरी इच्छा अनुसार ओमेगा मिलेगी या मिलेगा तो मैं शादी कर लूँगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। तब उस किंग की मदर कहती है, तुम्हारी इच्छा अनुसार ओमेगा तलाशते तलाशते तुम्हें पता है तुम 30 के हो चुके हो और अभी तक तुम्हें कोई ओमेगा नहीं मिली, ना यहाँ ना वहाँ, अब कहाँ से लाओगे तुम उस ओमेगा को।
तो वो किंग कहता है, माँ अब चिंता मत करो और प्लीज़ मुझे हर दिन नए नए ओमेगास के स्क्रॉल्स दिखाना बंद करो। इतना कह के वो अपने कमरे से बाहर चला जाता है। हमारी ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं सैरे टाउन के एक चौराहे का सीन, जहाँ से कि हर क्लान को अपने क्लान में जाने के लिए चलना पड़ता है। यानी कि वो चौराहा ऐसा है कि किसी भी क्लान को इधर से उधर जाना होगा तो वहीं से होकर जाना होगा। उसी चौराहे में हम देखते हैं एक लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 24-25 साल होगी। वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। उसके ऐसा लगता हो मानो कोई जानलेवा हमला हुआ हो। उसके पूरे शरीर में तलवार के निशान हैं और फेस से भी ब्लड निकला हुआ है। उसके रूप ऐसे लगते हो मानो खून से सन चुके हैं। आने जाने वाले सभी लोग उसे देख रहे हैं, यानी कि जितने भी बड़े बड़े क्लान के लोग हैं, ओमेगा बच्चे हो या क्लान लीडर हो, कोई भी, सब आते जाते उसे देख रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसकी हेल्प के लिए आ गया है। तभी हम देखते हैं कि जिन क्लान की मियाँ अपने पालकी में जा रही है, उसकी नजर जाती है वहां पे। वो एक पल के लिए उस इंसान की तरफ देखती है और दूसरे ही पल अपने तांगे वाले से कहती है, तुम्हें कोई और रास्ता नहीं मिला? यही रास्ता देखना रह गया था तुम्हें? इतना कह के वो उसको डांट फटकार सुनाते हुए जल्दी चलने के लिए कहती है। और थोड़ी ही देर बाद वैन क्लान की राजकुमारी वैन किंग और राजकुमार वैनिंग वहां से गुजरते हैं। उसका मन करता है एक पल के लिए वो हेल्प करे, लेकिन दूसरी ही पल वो वहां से मुड़ जाती है। ऐसे ही आते जाते लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन शायद किसी के मन में भी इतनी इंसानियत नहीं है कि वो जाके उस पर्सन की हेल्प करे। लगभग 10 मिनट बाद हम देखते हैं सफ़ेद रोप में एक क्लान आ रहा है, जो कि है लान क्लान। उसका सेकंड प्रिंस लानवांग जी, और लानवांग जी एक ओमेगा है। उसकी उम्र लगभग अभी 19 साल है। हम देखते हैं वो अपने डिसिपल्स के साथ आ रहा है। डिसिपल ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 3 डिसिपल है। शायद वो लोग सैरी टाउन से कुछ सामान लेके अपने क्लान वापस जा रहे हैं। तभी एक डिसिपल की नज़र पड़ती है उसी इंसान पे जो कि बहुत ही जख्मी है। वो कहता है, सेकंड प्रिंस, लगता है वहाँ पे कोई जख्मी है। लानवांग जी उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी है। लानवांग जी अपने डिसिपल्स के साथ भागा भागा जाता है उसके पास। फिर वह उस इंसान का नब्स वगैरह चेक करता है। तो नब्स वगैरह चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि ये पर्सन अभी जिंदा है। फिर वह अपने डिसिपल्स के साथ उस इंसान को ले जाने लगता है। तभी शू क्लान का डिसिपल कहता है, देखो, जिन क्लान के पास खुद के खाने के पैसे नहीं है, वो देखो किसी एक भिखारी को अपने साथ ले जा रहे हैं। ऐसा कह के वो लोग हंसने लगते हैं। ये सुन के आसपास के जो कल्टिवेटर्स हैं या फिर बाकी के जो क्लान के मेंबर्स हैं, वो लोग भी हंसने लगते हैं। लानवांग जी और उसके डिसिपल्स का मजाक उड़ाते हैं कि इनके पास तो खुद खाने के लाले पड़े हैं और ये आए पड़े लोगों की हेल्प करने वाले। लानवांग जी किसी की बात को ध्यान नहीं देता। वो बस उस आदमी को लिए अपने क्लान की तरफ निकल पड़ता है। और लगभग 2 घंटे बाद वो लोग लान क्लान पहुंचते हैं। लान क्लान में हम देखते हैं कि ये क्लान ज़्यादा बड़ा नहीं है। वैसे पहले तो बड़ा था, लेकिन जब से वो स्कैंडल हुआ है लगभग 25 साल पहले, जो लान क्लान था अब वो लान क्लान नहीं रहा। यानी कि पहले जैसा रुतबा और नाम हुआ करता था लान क्लान का, अब वैसा नहीं है बिल्कुल भी। हम देखते हैं लानवांग जी उस आदमी को लिए सीधा एक हीलर रूम में जाता है। हीलर रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। यानी कि उसमें एक टाइम में 3 या 4 ही लोग आ सकते हैं। मीन्स लोग नहीं, पेशेंट जो है, जो जख्मी है, 3 या 4 ही लेट सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो सीधा उस पर्सन को बेड पे रखता है और फिर हीलर को बुलाता है। हीलर आता है, तब लानवांग जी कहता है, आप इन्हें चेक कीजिए, इनकी तबीयत कैसी है। हीलर उस आदमी के नब्स को अच्छे से टटोलता है और टटोलने के बाद उसके एक्सप्रेशन बहुत चेंज हो जाते हैं, जैसे मानो वो घबरा गया हो। हीलर दोबारा से 2-3 बार उस आदमी के नब्स को टटोलता है। फिर वो लानवांग जी की तरफ देख के कहता है, सेकंड प्रिंस, मुझे लगता है आप लोगों को इस ऐलान में काफ़ी देरी हो गई है। मेरे कहने का मतलब है ये अपने अंतिम सांस में है, यानी कि कल सुबह तक ये आदमी शायद इस दुनिया में नहीं रहेगा। लानवांग जी एकदम से बेचैन हो उठता है। वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तब हीलर कहता है, इसे बहुत गहरी चोट लगी है। लगता है काफ़ी टाइम पहले से ये शख्स जख्मी हुआ था, जिस कारण से इसका खून बहुत बह चुका है और इसी कारण से इसकी जो दिल की धड़कनें बहुत धीमी धीमी चल रही है और बस सुबह तक ये जीवित रह पाएगा। सुबह के बाद ये इस धरती को छोड़ के चला जाएगा।
अब लानवांग जी बेचारा क्या कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से तो जितना हो सकता था वो किया। फिर लानवांग जी कहता है ठीक है, सुबह होने तक हम ऐसे ही देखते हैं, फिर जैसे सुबह हो जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है इसका। इतना कह के लानवांग जी वहाँ से चला जाता है। हीलर भी अपने रूम चला जाता है। अब बेचारे ने क्या ही करना, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट करके भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग तक उसने जाना ही था। डिसिपल्स ही अपने रूम जा चुके हैं। हम देखते हैं लानवांग जी अपने छोटी सी कुटिया यानी कि जिंगशी में है। उसे रह रहकर उसी आदमी का जो कौन से सना हुआ फेस है वो याद आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई कि हीलर ने जब पेशेंट को यानी कि उस शख्स को वहाँ पे रखा था, उसके बाद उसने उसकी जो मेन जो एक्सपोज एरिया है यानी कि फेस, हाथ वगैरह, उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, जिसकी वजह से कि लानवांग जी और हीलर ने उसका जो फेस है देखा हुआ है। अब बैक टू स्टोरी। लानवांग जी बहुत स्ट्रेस ले रहा है। उसे पता नहीं, उसे उस आदमी की बहुत चिंता हो रही है। फिर लानवांग जी सोचता है अब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेता हूँ ताकि माइंड डाइवर्ट हो जाए। हम देखते हैं लानवांग जी अपने मेडिटेशन में लगा हुआ है। ये सीन यही कट होता है। हम देखते हैं लैन शिचेन और लैन किरण हांशी में बैठे हुए हैं। तब लैन किरण कहता है शिचेन, मुझे ऐसा लगता है अब तुम्हें क्लान लीडर बन जाना चाहिए। अगला हफ्ता सही रहेगा तुम्हारे क्लान लीडर बनने की सेरेमनी के लिए। लैन शिचेन अपने अंकल के लिए वो करता है और कहता है ठीक है शिफू। फिर लैन किरण कहते हैं मुझे लगता नहीं कि कोई हमें अपनी ओमेगा देगा, तो मेरे हिसाब से समय रहते तुम्हें भी अपने ही क्लान के किसी ओमेगा से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम भी 25 साल के होने वाले हो। इतना सुन के लैन शिचेन कहते हैं ठीक है शिफू, जैसी आपकी इच्छा। तभी हम देखते हैं लानवांग जी एंटर करता है। वो अपने अंकल को बो करता है और फिर सीधा जाके बैठ जाता है टेबल के सामने। फिर लैन शिचेन पूछते हैं वांग जी, क्या तुम वो सामान ले आए? लानवांग जी सर नोट करके हाँ का इशारा करता है। और फ्रेंड्स, इसमें लैन शिचेन अल्फ़ा है और लैन किरण भी अल्फ़ा है। बैक टू स्टोरी। फिर लैन किरण कहते हैं क्या तुम जो चीज़ें पता लगाने गए थे उसका कुछ पता चला? लानवांग जी कहता है शिफू, बस हमेशा उसी क्लू के पास आके रुक जा रहा हूँ, उससे आगे कुछ पता नहीं चल पा रहा। लैन किरण कहते हैं ठीक है कोई नहीं, शायद कभी ना कभी हम सच्चाई सबके सामने ला पाएंगे। इतना कह के लैन किरण वहाँ से चले जाते हैं। फिर लैन शिचेन और लानवांग जी, तब लानवांग जी लैन शिचेन को बताता है उसी आदमी के बारे में जो कि ज़ख्मी है, और उसको ये भी बताता है कि वो आदमी बहुत ज़ख्मी है और हीलर ने कहा है कि वो बस रात रात तक रहेगा, शायद कल सुबह होने तक वो इस संसार को छोड़ के जा चुका होगा। लैन शिचेन को भी ये सुन के अच्छा नहीं लगता। फिर लैन शिचेन कहता है ठीक है, क्या हम देखने जा सकते हैं? उसके बाद दोनों भाई जाते हैं हीलर रूम में। वो देखते हैं कि जो भी वो लड़का है उसका फेस काफ़ी ब्लू कलर का हो गया है, ऐसा लगता हो मानो खून सारा सूख चुका हो उसकी बॉडी में। लैन शिचेन उसको देख के घबरा जाता है। तब वो कहता है इतना बड़ा नाम रुतबे वाले कल्टीवेशन वर्ड एक आदमी की मदद नहीं कर सकते, और कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा सर्वश्रेष्ठ होने का क्या फ़ायदा जो कि एक इंसानियत के काम में। लानवांग जी कुछ नहीं कहता। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों भाई अपने अपने रूम चले जाते हैं। ये सीन यही कट होता है। तभी हम देखते हैं सभी क्लान्स का एक मीटिंग हो रहा है वैन क्लान में। तब वैन रॉन कहता है जैसा कि आप सब जानते हैं आज हमारा मीटिंग है, जिसका मेन मुद्दा है कि लान क्लान को हमारे क्लान में शामिल करे या फिर ना करे। आप अपने अपने तर्क दे सकते हैं, अगर शामिल करना है तो क्यों करना है, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। तभी जिन क्लान का जिन गाओशाओ कहता है मुझे लगता है मेरे हिसाब से लान क्लान को हमारे इस क्लान में मिलाना ना मिलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उस क्लान के पास ना तो पावर है और ना ही पैसा। ऐसे फालतू के क्लान को हमारे क्लान में मिला के फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा है उससे। इतना सुन के बाकी के जो छोटे मोटे क्लान हैं, लेकिन लान क्लान से तो बड़े ही है, वो कहते हैं हाँ क्लान लीडर आप सही कह रहे हैं, उस क्लान से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ना वहाँ की ज़मीन उपजाऊ है और ना ही कोई वहाँ पे पावरफुल योद्धा है, तो ऐसे क्लान का हमने करना क्या है। तभी जियांग फेमियान कहते हैं मेरे हिसाब से भी उस क्लान को किसी के अंडर में नहीं लेना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो ना पावरफुल है और ना ही वहाँ पे कोई पैसा बचा हुआ है या फिर उनमें कोई संसाधन नहीं है, बल्कि इसलिए कि भले ही वो सबसे छोटा क्लान हो, लेकिन जितना भी छोटा हो, लेकिन वह अपने आप में एक क्लान है। यानी कि क्लान छोटा या बड़ा नहीं होता,
उसकी अपनी एक मान्यता है, तो उसे ज़बरदस्ती अपने क्लान में मिलाना मतलब किसी दूसरे क्लान की बेइज्जती करना है। तो मेरे हिसाब से ये जो डिसीजन है उसको अपने साथ मिलाना वो बहुत ही गलत है, अमानवीय। इतना कह के जंग फेमियान चुप हो जाते हैं। नी मुंजी भी कहते हैं, हाँ जंग फेमियान आप सही कह रहे हैं, अगर उसे किसी के साथ मिलना होगा तो वो खुद मिल जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती किसी की प्राइवेसी को तोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ माना कि 25 साल पहले उनके पिता हैं, उन्होंने कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ धोखा किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके जो बच्चे हैं या फिर जो आने वाला क्लान लीडर बनेगा वो भी ऐसा ही निकलेगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर बाप अय्याश है तो बेटा भी अय्याश ही निकलेगा। इतना कह के वह जिन गाओशाओ की तरफ देखता है। जिन गाओशाओ समझ जाता है कि ये टिप्पणी उसी के लिए करी जा रही है। वो अपनी मुठ्ठियाँ बेचता है, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि अगर अपने डिफेंस में बोलेगा भी तो खुद की ही बेइज्जती है, इसलिए वो चुप रहता है। तब वैन रॉन कहता है कि अच्छा, फिलहाल हमारे यहाँ पे एक उनके हित में है और उनके अहित में है, तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल हमें तो अभी क्लान लीडर जियांग और क्लान लीडर नी के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि हम किसी के मानवता के अधिकारों का हनन करें। मैं उनके पास खुद एक स्क्रॉल भेजूंगा कि यदि वो किसी क्लान के साथ मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, जितने भी क्लान हैं उनमें से किसी के साथ भी। अगर वो एग्री करते हैं तो आगे हम सोचेंगे। इतना कह के वो मीटिंग वहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ की ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सभी लोगों को खाना वगैरह सर्व किया जाता है, ड्रिंक वगैरह सर्व किया जाता है, और फिर सुंदर सुंदर ओमेगास जिन्होंने कि बहुत ही रिवीलिंग से क्लोथ पहने हुए हैं वो आते हैं, और फिर सभी क्लान लीडर के उनके आसपास मंडराने लगती है। जियान क्लान लीडर यानी कि जियांग फेमियान और नी मिंजे तो इतना कुछ भाव नहीं देते उन ओमेगास को, लेकिन जिन क्लान लीडर यानी कि जिन गाओशाओ, उसको तो ऐसा लगता है मानो उसका बस चले तो अभी सारी हदें तोड़ दे। फिर उसके बाद नी क्लान लीडर और जियांग क्लान लीडर वैन रोहान से विदा लेके वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं बाहर जिन जिशवान जो कि एक अल्फा है, वो अपने स्टेप ब्रदर जिन मैंग्याओ जो कि एक ओमेगा है उसको कोने में ले जाके उसका हाथ उसने बहुत ज़ोर से पकड़ा है, और वो उससे कह रहा है तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते में तुम यहाँ से अपनी माँ को लेके गायब हो जाना, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से कहीं चले जाना, वरना मैं तुम दोनों को गायब कर दूंगा। इतना कह के वो वहाँ से उसका हाथ झटकते हुए वहाँ से चला जाता है, और फिर मैंग्याओ वहाँ पे आंसू बहाते हुए नीचे बैठ जाता है। हमारा ये सीन ही कट होता है। हम देखते हैं लनवांग जी अपने कमरे में बैठा हुआ है, उसने डिनर कर लिया है और उसके बाद वो आके बिस्तर में लेट जाता है। लगभग रात के 12 बजे हम देखते हैं कि लान क्लान में एक साया सा घूम रहा है। साफ उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो लान क्लान को बहुत ही बारीकी से जानना चाहता है, इसलिए वो हर एक कमरे में जा जा के देख रहा है। उसने लान क्लान का सभा हॉल, हिडन लाइब्रेरी, ये सब चीज़ देख लिए हैं। उसके बाद एंड में जाता है वो जिंगशी में। जिंगशी में जैसे ही वो जाता है उसकी नज़र पड़ती है सीधा लानवांग जी पे, जो कि बहुत ही पीसफुल तरीके से सोया हुआ है। उसके चेहरे पे उसके काले काले रेशमी बाल आ रहे हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एक पल के लिए वो साया वहीं रुक जाता है और फिर लानवांग जी के बहुत करीब चला जाता है, और अगले ही पल उसे कुछ महसूस होता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं लानवांग जी एकदम से अपनी आँख खोलता है और फिर वह उठ के इधर उधर देखने लगता है। फिर वो खुद से कहता है, क्या मैंने कोई सपना देखा? क्या कोई यहाँ आया था? ऐसा कह के वह उठता है अपने बिस्तर से, और फिर जिंगशी का जो खिड़की है वो देखता है खुला है कि नहीं है, लेकिन उसे पता चलता है कि खिड़की तो अच्छी तरीके से बंद है, दरवाज़ा भी बंद है। फिर उसे लगता है शायद उसके मन का वहम होगा। वो आगे अपने बिस्तर में दोबारा से लेट जाता है और फिर सो जाता है। अब हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। लानवांग जी सुबह उठता है, अपना फ्रेश होता है और फिर मेडिटेशन करने के बाद सीधा चला जाता है हीलर रूम की तरफ। लानवांग जी जैसे ही हीलर रूम के बाहर, हम देखते हैं लानवांग जी जैसे ही हीलर रूम के अंदर देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है हैरानी से, और वो एक टक हैरानी से अंदर देखता रहता है। तो हम देखते हैं कि हीलर रूम में वही पर्सन जो कि इंजर्ड था वो बहुत ही आराम से बैठा हुआ है, और फिर उस रूम को यानी कि हीलर रूम में उसे बहुत ही उत्सुकता से देख रहा है। तभी लानवांग जी अपने मयान से बेचैन निकलता है और सीधा जाके उसी आदमी के गर्दन पे रख देता है और कहता है, कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें यहाँ पे? तुम्हें कौन से जादू आते हैं जो कि तुमने कल इतना बड़ा नाटक किया? बताओ।
बेचारा विंग, तो जी हाँ, ये हमारा फर्स्ट मैन लीड यानी कि विंग है। बेचारा विंग डर जाता है और फिर वह डरती हुई आंखों से लानांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सेकंड प्रिंस लांस, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ और ना ही किसी ने मुझे यहाँ भेजा है। वो तो सच में मुझे लोगों ने मारा था वहाँ पे। और पहले तो आप अपना ये तलवार पीछे करिए, क्योंकि मैं ना आपके जैसा कल्टिवेटर हूँ और ना ही मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है जिससे कि मैं अपने आप को बचा पाऊँ। तब लानांग जी कहता है, अच्छा तो फिर कल तुम इतने बीमार थे, तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी थी, अचानक वो चोट कहाँ गई और तुम बिल्कुल ठीक कैसे हो गए? हाँ। तो विंग कहता है, सेकंड मास्टर, मुझे नहीं पता, मैं रात को सोया था, मुझे ऐसा लगा कि कोई साया से मेरे पास आया और फिर उसने मेरे सारे घाव भर दिए। हाँ, सारे घाव भर दिए, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। इतना कह के विंग है वो नौटंकी करने लगता है। लानवांग जी को विंग की जो बात है बहुत अटपटी लगती है, क्योंकि यार कौन सा ही साया आएगा जो कि रात को जो बड़े बड़े जख्म है उनको भर देगा। लानवांग जी अपनी तलवार ऐसे ही बनाए रखता है। तभी पीछे से आवाज आती है, वांग जी अपनी तलवार नीचे करो। लानवांग जी पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके गगा और शिफू आए हैं। लानवांग जी तलवार नीचे तो नहीं करना चाहता, लेकिन अब वो अपने से बड़ों का अनादर नहीं कर सकता, इसलिए वो तलवार नीचे करता है। लैन किरेन और लैंचचेन आगे आते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो, किसने तुम्हें भेजा है यहाँ पे? तब विंग कहता है कि मैं किसी क्लान में नहीं आता, मैं तो उसी यिलिंग के जंगलों में रहता हूँ। बचपन में ही मेरे पेरेंट्स की मृत्यु हो गई थी, इस कारण से मैं वहाँ अकेले रहता हूँ। चाहे तो मैं आप लोगों को वहाँ ले जा सकता हूँ, वहाँ पे मेरा एक छोटा सा कुटिया है। मैं तो शहर में कुछ सामान लेने आया था, तभी अचानक से किसी क्लान के लोगों ने मुझ पर हमला किया और जो थोड़े बहुत मेरे पैसे थे वो भी ले लिए और फिर मुझे जख्मी हालत में वैसे ही चौराहे पे छोड़ दिया। तभी लैन किरेन विंग की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कैसे ठीक हुआ, सच में मैं नहीं जानता। तभी लैन किरेन और लैंचचेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब वो कहते हैं, ठीक है, क्या तुम हमारे क्लान में रहना चाहोगे या फिर अपने उसी कुटिया में वापस जाना चाहते हो? तब विंग कहता है, वापस तो जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर उन लोगों ने दोबारा मुझ पर हमला किया तो? तब लैंचचेन कहते हैं, ठीक है, तुम जब तक रहना चाहो तुम हमारे क्लान में रह सकते हो। तभी लानवांग जी कहता है, गगा, आप एक स्ट्रेंजर पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? हमें नहीं पता वो कहाँ से आया है, क्या पता वो कोई हमारे लिए कोई खतरा हो। विंग टेढ़ी नजरों से लानवांग जी की तरफ देखता है और फिर एक पल में ही अपनी एक्सप्रेशन चेंज करता है। तभी लैंचचेन कहते हैं, वांग जी, जरूर नहीं है कि हर कोई हमारे खिलाफ हो, क्या पता ये जो कह रहा है वो सही हो। फिर लैंचचेन विंग से कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? विंग कहता है, मेरा नाम विंग है, विंग। तब लैंचचेन कहते हैं, ठीक है, तुम हमारे साथ रह सकते हो हमारे क्लान में, हमारे बाकी के डिसिपल्स के साथ। क्या तुमने कभी कोई शिक्षा ली है कल्टीवेशन की? विंग कहता है, नहीं, मैं कोई शिक्षा भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास तो गोल्डन कोर ही नहीं है। तब लैंचचेन कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास गोल्डन कोर नहीं है तो क्या हुआ, तुम बेसिक जो फाइटिंग स्किल्स है वो सीख सकते हो। उसके बाद लैंचचेन लानवांग से कहते हैं, वांग जी, इसे बाकी डिसिपल्स के साथ रहने दो। इतना कह के लैंचचेन और लैन किरेन वहाँ से चले जाते हैं। लानवांग जी को मन तो नहीं कर रहा इसे कि वो अपने क्लान में रहने दे, लेकिन बेचारा मजबूर है, गुस्से से आगे बढ़ रहा है और विंग मुस्कुराते हुए इसके पीछे पीछे जा रहा है। तब विंग कहता है, सेकंड मास्टर लान, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? लानवांग जी घूर के दिखता है और फिर कुछ नहीं कहता। तब विंग कहता है, आप वैसे हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? वैसे आप तो ओमेगा है ना, फिर क्या आपको भी कल्टीवेशन इतना बोला ही होता है? तभी लानवांग जी दोबारा से अपनी तलवार सीधा विंग के गले में रखता है और कहता है, मैं ओमेगा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ, समझे? मैं चाहे तो अभी 10 कल्टीवेटर को मार सकता हूँ, इतनी ताकत है मुझ में, और तुम अपने काम से काम रखो। फिर वो अपनी तलवार वापस रखता है और कहता है, जाओ, उधर है डिस्पर्स का कमरा। इतना कह के लानवांग जी सीधा चला जाता है अपने जिंगशी की तरफ। विंग लानवांग जी को मुड़ के देखता है और फिर एक स्माइल करता है और चला जाता है जहाँ पे बाकी डिसिपल्स रहते हैं। वहाँ पे वो एक डिसिपल से मिलता है जिसका नाम है शूशे। शूशे उसे बताता है कि उसका कौन सा कमरा है। विंग अंदर जाता है और फिर अच्छे से देखता है पूरा कमरा। तो वो कहता है,
लान क्लान, देखना पड़ेगा क्या जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है वो सच है या फिर कोई अफवाह। ऐसा सोच के वह बिस्तर में बैठता है और फिर थोड़ी देर कुछ सोचता है। उसके बाद वह हवा में हाथ हिलाता है और फिर जिसमें कुछ मैसेज लिखते हैं, यानी कि उसमें लिखा होता है उसने, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लेना, मैं बहुत जल्द घर वापस आ जाऊंगा। इतना कह के अगले ही पल वो मैसेज वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद विंग बिस्तर में लेट जाता है और फिर अभी आराम करने ही वाला होता है, तभी दरवाजे पे नॉक होता है। विंग दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने सुशी है। सुशी कहता है, चलो विंग खाना खाने चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, उसके बाद खाना नहीं मिलेगा। विंग ठीक है कह के उसके साथ चल पड़ता है। हम देखते हैं लानवांग जी अपने गगा और शिफू के साथ बैठा हुआ है। विंग भी जाके बाकी डिसिपल्स के साथ बैठ जाता है और फिर वह लानवांग जी को घूरने लगता है। तभी सुशी कहता है, तुम लानवांग जी को इतना घूर क्यों रहे हो? विंग कहता है, नहीं मैं नहीं घूर रहा, क्या तुम्हारे सेकंड मास्टर लान हमेशा ऐसे ही रहते हैं? तब सुशी कहता है, नहीं ये डिपेंड करता है कि किसके साथ वो बातें कर रहा है। विंग कहता है, मतलब? सुशी कहता है, वो दोस्तों के साथ और अपने जानने वालों के साथ अच्छे से रहता है, यानी कि उनसे अच्छे से बातें करता है। वैसे भी अब तुम यहीं रह रहे हो, धीरे धीरे तुम्हें उसके बिहेवियर का यानी कि व्यवहार का पता चल जाएगा। इतना कह के सुशी अपना खाने खाने लगता है। हम लगते हैं सब लोगों का खाना हो चुका है। विंग ने भी जैसे तैसे अपने मन को मार के लान क्लान का सिंपल सा साधुओं वाला खाना खा लिया है। उसके बाद वो दोबारा अपने कमरे में जा ही रहा होता है, तभी लानवांग जी कहता है, रुको। विंग पीछे मुड़ता है तो दिखता है कि लानवांग जी आ रहा है। तो वो विंग से कहता है, तुम्हें क्लास लगाना है, तुम्हें जो बेसिक स्किल्स है उसे सीखने की जरूरत है। इतना कह के वह जाने लगता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो विंग वहीं खड़ा है। वो कहता है, पीछे आओ। फिर विंग उसके पीछे जाता है। लानवांग जी उसको बताता है कि उसे ये क्लास अटेंड करना है और फिर वह खुद वहाँ से अपनी क्लास लगाने के लिए निकल जाता है। बेचारा विंग 2-3 घंटे उनका जो डिफेंस की जो क्लास है वो सीखता है और बहुत थक जाता है। विंग की जो क्लास है वो बस 3 घंटे की होगी, क्योंकि उसको बस जो अपने प्रोटेक्शन के लिए जो बेसिक स्किल्स हैं वही सीखना है, उसके अलावा उसे चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद विंग लगभग दोपहर के टाइम पे अपने कमरे में आता है और फिर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद वो दोबारा लंच करने जाता है और फिर लंच करके वापस आ ही रहा होता है। तभी वो देखता है लानवांग जी अपने दोस्तों यानी कि सुशे और लैन यांग के साथ कहीं जा रहा है। तब विंग कहता है, सेकंड मास्टर लान आप कहाँ जा रहे हैं? तब सुशे कहता है, हम सेरेटान जा रहे हैं, हमें कुछ काम है वहाँ पे। तब विंग कहता है, क्या मैं भी चल सकता हूँ? क्योंकि मेरी क्लास तो अब खत्म हो गई है, मैं बोर हो जाऊंगा यहाँ पे। लानवांग जी कुछ नहीं कहता और सीधा चल पड़ता है। तब सुशे कहता है, चलो आ जाओ। फिर विंग जाता है उन लोगों के साथ में। विंग देखता है कि लानवांग जी अपने में ही बिजी है, वो बस अपने 2 फ्रेंड है उन्हीं से बातें कर रहा है। विंग को तो उसने ऐसे इग्नोर किया है मानो जैसे हम चाय में गिरी मक्खी को इग्नोर करते हैं वैसे। हम देखते हैं पूरे सफ़र के दौरान विंग लानवांग जी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लानवांग जी वैसे ही इग्नोर करता जाता है। लगभग 2 घंटे बाद वो लोग सेरेटाउन पहुंचते हैं। उसके बाद वो लोग सीधा जाते हैं एक इन में, वहाँ पे 2 रूम लेते हैं। एक रूम में सुशे और लानवांग जी रहेगा क्योंकि दोनों ओमेगा है, और फिर दूसरे रूम में विंग और लान यांग रहेगा क्योंकि लान यांग भी अल्फा है। तब विंग लानवांग जी से कहता है, वांग जी हम 2 रूम क्यों ले रहे हैं? हम यहाँ पे रूम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें तो शाम को वापस लौटना नहीं है लान क्लान। तब सुशे कहता है, नहीं हमें कुछ काम है तो हम यहाँ पे 2 दिन रहेंगे। विंग कहता है, ठीक है। उसके बाद वो लोग जाके बैठ जाते हैं अपने इन में। फिलहाल चारों साथ हैं। तब सुशे कहता है, वांग जी क्या प्लान है आगे? तब लानवांग जी सस्पिशियस नजरों से विंग को देखता है। तब विंग कहता है, हे भगवान तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सीक्रेट्स किसी को नहीं बताऊंगा, और दूसरी बात कोई है नहीं मैं बताने के लिए जिसको कि मैं अपने सीक्रेट शेयर करूंगा। तुम खुलेआम अपने जितने भी सीक्रेट्स है मेरे सामने कह सकते हो। उसके बाद लानवांग जी सुशे से कहता है, हम शाम के लगभग 8 बजे यहाँ से निकलेंगे खाना खाने के बाद, और फिर सीधा जाएंगे वैन क्लान में। वहाँ पे हम हिडन रास्ते से होते हुए उनके जितने भी ये सीक्रेट मीटिंग्स होती है वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे चेक करेंगे कुछ किसी तरह का सबूत जो कि हमारे क्लान की बेगुनाही को बयां करे, बेगुनाहों को दर्शाए।
सुशे ठीक है कहता है। इसके बाद वो लोग थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं और लगभग आधे घंटे बाद लैन येंग और विंग चले जाते हैं अपने कमरे में वहाँ पे सोने के लिए। हम देखते हैं अभी शाम के 5 बजे हुए हैं। विंग आके अपने रूम में बैठता है यानी कि लैन येंग के साथ, और फिर विंग बिना चिंता के सो जाता है। लगभग शाम के 7 बजे उनके दरवाजे पे नॉक होता है। विंग उठता है और फिर वो दरवाज़ा खुलता है तो देखता है सामने लानवांग जी है। लानवांग जी कहता है येंग को उठाओ, खाना खाना है, उसके बाद हमें निकलना है। इतना कह के लानवांग जी नीचे चला जाता है, लेकिन विंग ने ये नोटिस नहीं किया कि लानवांग जी ने अपने कपड़े चेंज कर दिया है, यानी कि उसने लान क्लान के कपड़े नहीं पहने, उसने वैन क्लान के मीन्स उसने जो है ऐसे रूप पहने हैं जो कि वैन क्लान से ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। तभी विंग उठाता है येंग को और फिर वो बताता है। लैन येंग जल्दी जल्दी उठता है, वो फ्रेश होता है और फिर वो भी सेम वही रोप लेके आता है और फिर वो सब खाना खाने चले जाते हैं नीचे। खाना लगभग आधे घंटे में हो जाता है। उसके बाद लानवांग जी विंग से कहता है तुम अपने लिए नए रोप ले लो, क्योंकि तुम्हारे रोप एक तो गंदे भी हो गए हैं, ऊपर से कोई तुम पे शक नहीं करेगा। ऐसा कह के वो लैन येंग की तरह इशारा करता है। लैन येंग विंग को ले जाता है और फिर उसके लिए एक आधे जितने भी रोप हैं उनसे मिलते जुलते वैसे रोप ले लेता है। विंग आता है दोबारा से इन में और फिर वहाँ पे उन्हीं के साथ अपने रोप चेंज करता है और फिर उनके साथ निकल पड़ता है उनके मिशन पे। उन लोगों ने अपने फेस में मास्क नहीं कह सकते, वो मीन्स उन लोगों ने अपने आई से नीचे कवर किया हुआ है, एक बुर्का भी नहीं, मतलब कवर किया हुआ है। फिर वो लोग जाते हैं वैन क्लान के हिडन रास्ते से, जो कि शायद किसी किसी को ही पता होगा, मोस्टली जो बड़े कल्टिवेटर्स हैं उन्हीं को पता होता है। लानवांग जी उन तीनों को लीड करता हुआ जा रहा है। तभी वो लोग लगभग 5 मिनट के बाद सीधा उनकी एंट्री होती है वैन क्लान के जो सीक्रेट मीटिंग्स होती है, और साथ ही साथ वहाँ पे पुराने पुराने दस्तावेज रखे हुए हैं। लानवांग जी और उसके फ्रेंड्स अपने साथ मशाल टाइप का कुछ लाए हुए हैं, वो वहाँ पे जलाते हैं और उसके बाद उस दरवाजे को धीरे से बंद करके वहाँ पे हर चीज़ ढूंढने लगते हैं। विंग को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। तभी विंग आंखें बंद करता है और फिर आंखें बंद करके कुछ याद करता है और एकदम से वो कहता है तुम्हें यहाँ पे वो नहीं मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। वो तीनों उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हें कैसे पता हम क्या ढूंढ रहे हैं और हमें क्यों नहीं मिलेगा। तब विंग कहता है नहीं, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा बहुत भविष्य देखना भी आता है और फिर थोड़ा बहुत मैं भविष्यवाणी वगैरह कर लेता हूँ। तब लानवांग जी कहता है तुम अपनी भविष्यवाणी अपने पास रखो। इतना कह के लानवांग जी दोबारा से तलाशने लगता है। ऑलमोस्ट रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। उल्टा वहाँ पे उनसे एक आधा सामान नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज़ सुन के ऐसा लगता है मानो कोई बाहर से आ रहा है। वो चारों चुप जाते हैं। वो आदमी अंदर आता है और उसी तरफ जाने लगता है जिस तरफ ही लानवांग जी और सुशे छुपे हुए हैं। तभी वो आदमी वहाँ पे पहुँचने वाला होता है, यानी कि वो सिपाही है। उतने में हम देखते हैं बाहर से कोई एक फ्लास्क है या फिर फ्लावर बेस है, वो गिर जाता है। वो आदमी बाहर चला जाता है। यह देख के लानवांग जी के सांस में सांस आती है। उसके बाद वो चारों वहाँ से उठते हैं और फिर उसी सीक्रेट दरवाजे से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। और लगभग आधा घंटा चलने के बाद वो लोग दोबारा से उस इन में पहुंच जाते हैं और फिर वो चारों एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। तब लानवांग जी कहता है अभी सो जाते हैं और सुबह के 2 बजे हम चलेंगे जिन क्लान में। तो विंग कहता है सुबह के 2 बजे, तो फिर हम सोएंगे कब? लानवांग जी उसको घूर के देखता है और कहता है क्या हमने तुम्हें कहा था आने के लिए, और हाँ अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो सकते हो। इतना कह के लानवांग जी बाकी अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। तभी सुशे कहता है 1 मिनट, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो बाहर का जो फूलदान है वो गिरा कैसे। चलो गिरा तो गिरा। तभी लानवांग जी कहता है मैं भी यही सोच रहा था, आखिर वो गिरा कैसे। इतने में लैन येंग कहता है अरे यार गिरा तो गिरा, छोड़ो अब, कम से कम इसी बहाने हमारी जान तो बची, नहीं तो पता चलता कि अगले दिन पूरा लान क्लान तबाह हो चुका है। फिर इतना बातें करते हुए वो लोग दोबारा से स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरह से अब वो जिन क्लान में एंटर करेंगे। डिस्कस करने के बाद दोबारा से
विंग और लैन यांग वापस चले जाते हैं अपने रूम में और वहाँ पे सो जाते हैं। तभी हम देखते हैं लान वांग जी अपने कमरे में बिस्तर में लेटा हुआ है, यानी कि जो उनका इन है वहाँ पे लेटा हुआ है और वो मन में सोच रहा है ये विंग की असली पहचान क्या है, क्या ये हमसे कुछ छुपा रहा है, क्या ये इसकी कोई चाल है। वो खुद ही अपने मन में आंसर देता है, नहीं, शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता कि ये किसी तरह का चाल होगा। फिर उसका दूसरा मन कहता है, नहीं, अगर ये चाल हुआ तो। फिर वो खुद ही कहता है, यानी कि खुद ही सोचता है, अगर ये चाल हुआ तो मैं उसे मार दूंगा। फिर वह दूसरे ही पल सोचता है, मैं क्यों जाने अनजाने उसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ। मुझे लगता है उसके पास कोई पावर है और इसने जानबूझ के मुझे पॉजेस करके रखा है, तभी तो मैं पहली बार किसी अल्फा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, वो भी नॉन कल्टिवेटर। इसके पास पक्का कोई जादू है। इतना कह के लान वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर सोने का प्रयास करता है ताकि 2 बजे उठ के जा सके। वही हम देखते हैं विंग मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसके चेहरे में बहुत ही बड़ी सी एक स्माइल है, ऐसा लगता है मानो बहुत ही अच्छा सा ख्याल आया हुआ है उसे। उसके बाद वो भी आंखें बंद कर लेता है और फिर सोने की कोशिश करता है। लगभग 1:30 बजे दोबारा से उनके दरवाजे पे बहुत ही खतरनाक वाला नॉक होता है, जिसके सुन के विंग एक पल के लिए घबरा जाता है और उठता है तो उसे पता चलता है वो इनमें है। वो खुद भी उठता है और फिर यांग को भी उठाता है, जो उन्होंने दूसरा रोप लाया था वो पहन लेते हैं, यानी कि जो ऑलमोस्ट जिन क्लान से मिलता जुलता है। उसके बाद विंग दरवाजा खोलता है तो दिखता है सामने लान वांग जी साक्षात्कार जिन क्लान के कपड़ों में उपस्थित है। उसके बाद उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए इशारा करता है। तभी हम देखते हैं कि लान वांग जी और विंग और बाकी 2 धीरे धीरे उस इन से बाहर निकल रहे हैं। अभी भी उन चारों ने अपना फेस कवर किया हुआ है। वो धीरे धीरे अपने तलवार से उड़कर जिन क्लान के पास पहुंच गए हैं। उसके बाद वो लोग गेट के पास पहुंच गए, जो मेन गेट है जिन क्लान का, वहां पे पहुंच गए हैं। तभी सुशी कहता है लान वांग जी से, वांग जी अपना तालिस्मान रेडी रखना। इतना कह के लान वांग जी अपने पॉकेट से एक तालिस्मान निकालता है। तभी यांग कहता है, रुको वांग जी, मुझे लगता है वो गार्ड्स ऑलरेडी सो रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि वो गार्ड्स तो ऑलरेडी सो रहे हैं। तब सुशी कहता है, ऐसे करेंगे ये लोग इतने बड़े क्लान की रक्षा। ऐसे कह के वो एक मॉकिंग वाला स्माइल करता है। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात होती है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं तो वो देखते हैं कि सभी लोग सो चुके हैं। सुशी कहता है, क्या इस क्लान के गार्ड्स को सोने के पैसे मिलते हैं, या फिर बस हमारे लान क्लान के ही गार्ड ऐसे हैं जो कि दिन रात काम करते रहते हैं। लान वांग जी कहता है, इन्हें जो मर्जी करने दो, हमारा फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए। ऐसे करते करते विंग लान वांग जी उन दोनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग धीरे धीरे कदमों से महल के अंदर होते हुए जा रहे हैं। तभी एक कमरा ऐसा आता है जिसका कि दरवाजा हल्का सा खुला है। विंग उससे झांकते हुए देखता है तो देखता है कि जिन गाओशाओ बिल्कुल नग्न अवस्था में है। उसके आसपास 2 ओमेगास है, वो भी ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, लेकिन वो भी सो रहे हैं। विंग स्माइल करता हुआ वहां से निकल जाता है। लान वांग जी देख लेता है कि विंग वहां पे घूर रहा था। लान वांग जी विंग से कहता है, यहाँ पे ताका झाकी करना बंद करो, जल्दी आओ पीछे। विंग मुंह बनाता हुआ वहां से उसके पीछे जाने लगता है। लगभग 10 मिनट के बाद हम देखते हैं वो सभी एक बड़े से दरवाजे के सामने हैं। लान वांग जी एक तालिस्मान उस दरवाजे पे चिपकाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। वो सभी उसके अंदर जाते हैं। फिर लान वांग जी दरवाजा बंद कर देता है। के बाद वो लोग वहां पे मशाल जला के फिर से चीजों को ढूंढने लगते हैं। विंग एक जगह बैठ जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि इन्होंने यहाँ पे सर्च करना क्या है। तो वो दोबारा लान वांग जी से पूछता है, अब यहाँ पे हम क्या ढूंढने आए हैं। तब लान वांग जी कहता है, वही जो पहले वैन क्लान में ढूंढ रहे थे, यानी कि हमारे क्लान की सच्चाई। विंग करता है ठीक है। उसके बाद विंग आराम से बैठा रहता है। वो तीनों हर जगह ढूंढते हैं, एक एक चीज, एक एक स्क्रॉल को वो देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां पे भी कुछ नहीं मिलता। ऐसे ढूंढते ढूंढते उन्हें ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं, यानी कि अभी सुबह के ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। तब विंग अपनी आंख बंद करता है और फिर अगले ही पल वो आंखें खोलता है। वो सीधा उठता है और फिर एक बड़े से संदूक के पास जाता है। वो इजीली उस संदूक को खोल देता है और फिर वहां से पुराना, मतलब बहुत पुराना स्क्रॉल निकालता है। विंग उस स्क्रॉल को उठाता है और उसे देखता है तो हमें इस स्क्रॉल के थ्रू पता चलता है कि
यानी कि जिन ओमेगास के साथ लैन चिंग ने जिनको रंगे हाथ पकड़ा था, वो ओमेगास जो गलत काम करते हैं, गलत काम इन द सेंस आप समझिए उन्हें, जो कि अपने शरीर को बेचते हैं, वही ओमेगास। तो जिन गौशाओं ने 3 दिन के लिए खरीदा हुआ था, यानी कि उनको 3 दिन के पैसे दिए हुए थे। तो इन ओमेगास का थोड़ा ऐसा सीन होता है कि आपको उन लोगों के साथ अपनी रात बिताने के लिए उनको पहले खरीदना पड़ता है। और ये डॉक्यूमेंट ये बताता है कि उन 6 के 6 ओमेगास को जिन गौशाओं ने मीन्स ठीक उसी समारोह के 3 दिन तक खरीदा हुआ था। जिसको देख के विंग लानांग जी से कहता है, लानांग जी मुझे लगता है यहाँ पे कुछ है। लानांग जी को लगता है विंग मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सोचता है चलो एक बार देख लेता हूँ। वो आता है, उसके बाद विंग के हाथ से वो स्क्रॉल लेता है। उसको देखते ही विंग की लानांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो फिर वो कहता है मैं जानता था कि मेरे फादर ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो विंग को देखता है और कहता है थैंक यू विंग, थैंक यू। इतना कह के वो विंग को सीधा गले लगा देता है। लानवांग जी के गले लगते ही विंग के तो दिल में घंटी बजती है और उसका दिल बहुत फास्ट भागता है। उसकी स्वेटिंग होने लगती है, सांसें भारी होने लगती है। तब विंग एकदम से लानवांग जी से अलग हो जाता है और कहता है लानवांग जी कोई बात नहीं, तुम्हें इतना थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ऐसे कह के वो लानवांग जी को खुद से अलग करता है और फिर अपने सांसों को संभालते हुए अपने माथे पे आए हुए पसीने को पोंछने लगता है और फिर लानवांग जी को देखने लगता है। लानवांग जी को समझ नहीं आता विंग ने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर वह दोबारा से उसी स्क्रॉल को देखने लगता है। विंग लानवांग जी से थोड़ा दूर होता है और फिर दोबारा उसी संदूक में दोबारा से खोजबीन जारी रखता है। तभी हम देखते हैं विंग जो उस बॉक्स है उसके बहुत नीचे नीचे सर्च करने लगता है। उसे वहाँ पे 2 एनवेलप मिलते हैं, दोनों अलग अलग। एक एनवेलप वो खोलता है तो उसे पता चलता है ये कोई लेटर है और ये लेटर है उसी ओमेगा के मुखिया ने भेजा हुआ है, यानी कि जो मुखिया ओमेगा है वहाँ के उस संस्था की उसने भेजा हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि सेक्ट लीडर जिन, आपका काम हो चुका है और फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी ही हमारे जो काम है उसका पैसा हमें देंगे। और हाँ, हमने वो दवाई मास्टर लान को जितना आपने कहा था वैसे ही दिया है, बिल्कुल आपके कहे अनुसार ही उन्हें वो नशे की दवाई मिलाई थी। अब आपको सुपीरियर सेक्रेटरी बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमें मत भूलिएगा और हमारे प्राइज मनी भी। आपकी प्रिय, ऐसा कह के उसने अपना नाम मेंशन किया होता है। फिर विंग दूसरा लेटर पढ़ता है। उसमें हम देखते हैं कि ये लेटर नहीं है, ये एक तरह का मीन्स कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, जिसमें कि जिन गांगशाओ ने उसी जो संस्था थी उनको शायद काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं एज अ डोनेशन करके। इस तरीके का वहाँ पे स्टैंप लगा हुआ है। विंग लानवांग जी से कहता है वांग जी इधर आना, ये देखो। ऐसे कह के विंग लानवांग जी को वो पेपर्स भी देता है। लानवांग जी बहुत खुश होता है क्योंकि इतने सालों बाद उन्हें आज पहली बार अपने फादर की इनोसेंस साबित करने के लिए कुछ मिला है। वो बहुत खुश होता है। वो एक बार दोबारा विंग को गले लगाता है और फिर अगले ही पल अलग हो जाता है। उसके बाद विंग कहता है मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि सुबह के 5 बजने वाले हैं और ये लोग उठ जाएंगे तो हम लोगों का जाना बाहर मुश्किल होगा। तब लाना कहता है हाँ हमें चलना चाहिए। उसके बाद वो शुशे और यंग के साथ वो चारों धीरे धीरे वहाँ से वापस आते हैं और फिर जैसे तैसे करके वो जिन क्लान से निकल कर जाने ही वाले होते हैं, तभी उन पे एक हमला होता है। उस हमले में लानवांग जी को उसके पैरों में चोट लग जाती है। लानवांग जी सीधा ज़मीन पे गिर जाता है और फिर लानवांग जी पीछे मुड़ के देखता है तो देखते हैं वो और कोई नहीं जिन जिशवान है, जो कि धीरे धीरे कदमों से अब लानवांग जी की तरफ आगे बढ़ने लगा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अब आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? क्या विंग और लानवांग जी और उसके साथी वहाँ से भाग पाएंगे या फिर जिन जिशवान इन सबको पकड़ के अपने महल में ले जाएगा? इसके लिए देखते रहिए अगला एपिसोड जो कि कल आएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वैसे मैं इसे 1 शॉट के रूप में लाना चाहती थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लेंथी बन गया, जिस कारण से मैं इसे एपिसोडिक वाइज लाऊंगी, जिसके कि एक एपिसोड 40 से 50 मिनट्स का होगा
और ये ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, हार्डली 4 या 5 एपिसोड्स में ख़त्म हो जाएगा। और मैं बाकी लोगों की तरह 3 या 4 घंटे कंटिन्यू रिकॉर्डिंग या फिर एडिटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है उस कारण से। तो मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।